कम इन इंग्लिश मीडियम केमिस्ट्री क्लासेस। पिछली क्लास जो थी उसमें हमने देख लिया था लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड जो है उसमें हमने प्यूरिफिकेशन जो है वो देखना बाकी था। प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं, इसमें इम्प्योरिटीज कौन कौन सी आ जाती हैं। तो जो इम्प्योरिटीज हैं वो इसमें कौन कौन सी आती हैं वो देखिए एक बार। इम्प्योरिटीज जो है वो SO2 की आ जाती है, SO2 की इम्प्योरिटीज आ जाती है। दूसरी इम्प्योरिटीज जो है इसमें नीथर जो है उसमें आती है एथेनॉल की और वाटर एंड वाटर, ये इम्प्योरिटीज होती है। तो इन्हें प्योर करने के लिए कैसे किस प्रकार से इसे प्योर करें और ये इम्प्योरिटीज जो है वो हटाएं। तो इस इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए NaOH सॉल्यूशन में से पास आउट कर देते हैं इथर। NaOH सॉल्यूशन में से पास आउट कर देते हैं इथर को, जिससे क्या होगा, जिससे SO2 जो है उसकी इम्प्योरिटीज जो वो निकल जाएगी। इस फॉर्म में NaHSO3 की फॉर्म में ये इम्प्योरिटीज जो है वो निकल जाएगी। यहाँ पर SO2 जो है उसकी इम्प्योरिटीज निकल जाएगी। फिर एथेनॉल जो है उसकी इम्प्योरिटीज हटाने में, ये इम्प्योरिटीज हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे वाटर H2 वाटर के अंदर सोल्यूबल करने की कोशिश करेंगे, इसके अंदर हिलाएंगे वाटर के साथ, ठीक है। वाटर के साथ इसे सोल्यूबल करेंगे, हिलाएंगे इसको, तो एथेनॉल को सॉरी इथर जो हमारे पास इम्प्योर इथर है उसे हम वाटर के साथ हम इसे मिक्स करेंगे, तो उसमें एथेनॉल जो होगा तो पूरे तरीके से सोल्यूबल होगा, कंप्लीटली सोल्यूबल होगा। बट इथर जो है वो सोल्यूबल नहीं होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम जो एथेनॉल की इम्प्योरिटीज है उसे हटाने के लिए हम इसे वाटर सोल्यूबल करते हैं, ठीक। उसके बाद परत बन जाएंगे अलग अलग, और जो सरफेस है अलग अलग सरफेस होंगी, उन्हें हम अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद हमारे पास इम्प्योरिटीज जो रहेगी वो मॉइस्चर या वाटर की इम्प्योरिटीज रहेगी, थर्ड इम्प्योरिटीज। उसके लिए हम अनफ्यूज्ड CaCl2 जो है उसके अंदर से हम इसे पास आउट कर लेंगे, तो ये इम्प्योरिटीज जो है वो भी दूर हो जाएगी। तो हम पढ़ रहे थे लैब मेथड, और लैब मेथड में मैंने डायग्राम वगैरह बना दिया था, आपको बता दिया था इस प्रकार से फॉर्मेशन होगा, रिएक्शंस वगैरह लिखवा दी थी। प्रीवियस वीडियो जो होगा अच्छे से आप देख लें। फिर आप आगे हम इसे प्योर करने के प्यूरिफिकेशन ऑफ, नेक्स्ट देखते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ इथर। प्यूरिफिकेशन ऑफ इथर जो उसमें हम स्टेप जो है वो काम में लेते हैं, वो ये है। इसमें इम्प्योरिटी जो वो SO2 एंड एथेनॉल एंड वाटर की होती है। तो फर्स्टली लैंग्वेज जो वो हम इस प्रकार से लिखेंगे, फर्स्टली वी soluble in ether in NaOH solution, then SO2 impurities of SO2 eliminate SO2 की इम्प्योरिटी जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी। देन इम्प्योरिटीज ऑफ एथेनॉल एलिमिनेट वी soluble ether in water, then ethanol soluble in water but ether is not soluble, then ethanol remove from ether, then ether and water solution form two layers, that solution by funnel we differential
फनल काम में लेते हैं इसके लिए, डिफरेंशियल फनल। देन वी obtain moisturized or water impurities ethanol. In that condition, water impurities ether, in that condition unfused that ether passed out through unfused calcium chloride। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे प्योर कर लेते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लो ऑफलाइन क्लासेस में इसे आप दोबारा पूछ सकते हैं। हम पढ़ रहे थे प्यूरिफिकेशन ऑफ ईथर। फास्ट में बता देता हूँ एक बार। प्यूरिफिकेशन ऑफ ईथर in impure ether, SO2, ethanol and water impurities are present. Then firstly we eliminate the impurities of SO2. So NaOH solution passed out that ether in NaOH solution. In that condition, SO2 eliminate in form of NaSO3. Then after this impure ether mixed with water and ethanol, soluble in water and water solution and ether form two layer. That solution differentiate by differentiation funnel and obtain ether have moisturization or water impurities. That water impurity eliminate by infused calcium chloride। ठीक है, एंड वी ऑब्टेन प्योर ईथर। ये प्यूरिफिकेशन था ईथर का। नेक्स्ट स्टडी जो है वो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO2, वो रिएक्शन में जो पीछे हमने रिएक्शन देखी थी, इसके फॉर्मेशन मेथड में जो रिएक्शन देखी थी, उन रिएक्शंस में आप देख रहे हो कि साइड प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म हो जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। साइड प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म हो जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमें ये बात दिमाग में आती है कि फिर इससे तो हमें जरूरत नहीं होती है अदर सल्फ्यूरिक एसिड की, लेकिन यह ऑलवेज राइट नहीं है। हमें इस कंडीशन में भी सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो चेंज करना पड़ता है टाइमली। सल्फ्यूरिक एसिड चेंज इन दैट मेथड timely because following two reasons are responsible for this. Reason first, in acidification reaction and in lab method water are also formed, so water dilute the सल्फ्यूरिक एसिड। तो फर्स्ट रीजन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सेकंड, सम क्वांटिटी ऑफ sulfuric acid some quantity of sulfuric acid some quantity of sulfuric acid used in oxidation of ethanol। एथेनॉल जो है उसके ऑक्सीडेशन में कुछ क्वांटिटी जो है वो काम में आ जाती है एंड H2SO4 reduced in
SO2 जो एथेनॉल है उसे ऑक्सीडाइज कर देगा ये किसमें, एल्डिहाइड में, और खुद रिड्यूस हो जाएगा किसमें, SO2। तो इस कारण से टाइमली से चेंज करते रहना पड़ता है हमें, और टाइमली से चेंज करते रहते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ ईथर में हम ये चीज देखते हैं। सॉरी, ये सल्फ्यूरिक एसिड जो उसको चेंज करने के रीजन जो हुई है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट सेकंड, दूसरी जो सेकंड मेथड है वो इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड जो है वो देखते हैं इंडस्ट्रीज में इसे कैसे बनाया जाता है। तो उसके लिए इसका फॉर्मेशन जो इंडस्ट्रीज में किया जाता है उसमें आप इस चीज का ध्यान रखें कि इंडस्ट्रियल जो मेथड है उसमें it noticed that reaction of formation are same by लेबोरेटरी मेथड में जो रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन थी वही इसमें होती है। इसमें केवल एक आउटलाइन जो है वो आप समझ लीजिए कि जो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है वह है स्टीम ट्यूब्स के थ्रू किया जाता है। स्टीम ट्यूब्स के थ्रू किया जाता है। अब इसमें स्टीम ट्यूब्स में 413 केल्विन टेम्परेचर जो है वह मेंटेन रखा जाता है। दोबारा देखेंगे, हम पढ़े इंडस्ट्रियल मेथड क्या है। इंडस्ट्रियल मेथड में जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो तो सेम वही होंगी, कौन सी, जो कि हमने इससे पढ़ी है, कौन सी लैब मेथड में है वही सेम होंगी। लेकिन इसमें एक आउटलाइन है, इसमें जो टेम्परेचर है 413 केल्विन वो स्टीम ट्यूब्स के थ्रू मेंटेन रखा जाता है। और इसके अंदर हम एथेनॉल में शॉर्ट में लिखा हूं ETOH प्लस कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो पास आउट करते हैं, और पास आउट करके इससे हम भेज देते हैं। अब ये इसमें इस टेम्परेचर पर इम्प्योर, हमारे पास इम्प्योर ईथर जो उसका फॉर्मेशन होगा हमने पहले देख लिया थे। ये इम्प्योर ईथर जो है उसे हम एन्यूअल चैम्बर में से पास आउट करते हैं। एन्यूअल चैम्बर में से पास आउट करते हैं। एन्यूअल चैम्बर में से करेंगे तो जो SO2 की इम्प्योरिटीज है वो अलग हो जाएगी, और जो वेपर है वो किसकी, ईथर जो है उसके वेपर जो है वो आगे निकल जाएगी। अब आगे देखते हैं, देखिए इंडस्ट्रियल मेथड में रिएक्शंस वही हैं, वही सब कुछ होता है। एक आउटलाइन में वो केवल आपको ध्यान देनी है। एथेनॉल एंड कंसंट्रेट H2SO4 रिएक्ट ऑन 413 केल्विन टेम्परेचर एंड फॉर्म ईथर। वो रिएक्शंस आप देख चुके हैं टोटल जो है वो। और अब आगे जो है उसमें SO2 की इम्प्योरिटी है, एथेनॉल की इम्प्योरिटी है वगैरह, उनको दूर करने के लिए हम देखेंगे। तो एन्यूअल चैम्बर में से पास आउट करेंगे। उसके बाद हम इसे नेक्स्ट जो चैम्बर है वह है डिस्टिलेशन का है। डिस्टिलेशन चैम्बर में से पास आउट करेंगे इसे। ये हमारा डिस्टिलेशन है। डिस्टिलेशन चैम्बर में से पास आउट करेंगे तो 307.6 केल्विन टेम्परेचर, जो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर है। कौन सा ईथर? ये ईथर आपका एथोक्सेन या डाइएथिल ईथर
इस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसका डिस्टिलेशन कर देते हैं। ठीक है, तो डिस्टिलेशन करने के बाद जो एथेनॉल है उसे रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स यूज कर लेते हैं और हमारे पास जो ईथर है उसे हम कोल्ड चैम्बर के अंदर से गुजार करके कोल्ड चैम्बर से पास आउट कर लेते हैं और उसके बाद रिसीवर में ले लेते हैं। रिसीवर कोल्ड चैम्बर में से पास आउट करके रिसीवर जो है उसमें हम इसे कलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल मेथड वेरी सिंपल। जो टेम्परेचर है वो हम ट्यूब्स के थ्रू, स्टीम ट्यूब्स के थ्रू मेंटेन करते हैं 430 केल्विन। एनुअल चैम्बर में से पास आउट करके आइसोटोप की इम्प्योरिटी जो है वो अलग कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम डाइएथिल ईथर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर 307.6 केल्विन जो है वो उसके अकॉर्डिंग हम इसका डिस्टिलेशन कर लेते हैं। उसके बाद कोल्ड चैम्बर में से पास आउट करके रिसीवर के थ्रू हम इसे अलग कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गई अपनी सेकंड मेथड। अब थर्ड मेथड, आप वीडियो को रिपीट करके देख लेना, कहीं कभी कोई प्रॉब्लम हो तो बाकी आप अंडरलाइन करके ओपन क्लासेस के लिए कर सकते हैं। थर्ड, अदर मेथड। अदर मेथड कौन कौन सी देखिए। फर्स्ट जो है वो है देखेंगे हम डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन थ्रू एल्यूमिनियम। डिहाइड्रेशन थ्रू एल्यूमिना। एल्यूमिना थ्रू डिहाइड्रेशन करके भी हम इसका फॉर्मेशन जो है वो कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं डिहाइड्रेशन थ्रू एल्यूमिना। यदि हम एथेनॉल जो है, इफ वी टेक एथेनॉल विथ एल्यूमिना एट 523 केल्विन टेम्परेचर कंडीशन जरूर ध्यान रखें। वी टेक 2 मोल ऑफ एथेनॉल C2H5 or C2H5 डाइएथिल ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। डाइएथिल ईथर जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दें आप, टेम्परेचर कंडीशन जो होगा मेंटेन रखोगे, डिहाइड्रेशन इसी के थ्रू होगा, पार्शियली डिहाइड्रेशन होगा। यदि हम टेम्परेचर कंडीशन जो है वो बढ़ा दें, इसे इंक्रीज कर दें 653 केल्विन ले लें तो एथिन बन जाएगी। डिहाइड्रेशन के थ्रू और ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाएगा और क्या बन जाएगी एथिन। ये नहीं, फॉर्मेशन ऑफ एथिन हो जाएगा, ये फॉर्मेशन ऑफ ईथर नहीं रहेगा। तो ये थोड़ा सा टेम्परेचर कंडीशन जो है वो आप ध्यान रखें। सीधा रिएक्शन न लिखें, सीधा रिएक्शन लिखने से फॉर्मेशन नहीं होगी। ये था दूसरा सेकंड मेथड जो है वो देखिए विलियमसन्स ईथर फॉर्मेशन। मेथड विलियमसन्स ईथर फॉर्मेशन मेथड। तो विलियमसन्स ईथर फॉर्मेशन मेथड जो है वो देखेंगे उसमें किस प्रकार से हम इसका फॉर्मेशन करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, ईथर के फॉर्मेशन के लिए सेकंड मेथड जो हमने ली है उसमें हम एल्किन हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड in that condition NH
रिमूव एंड ether are formed. Ether are formed and NH are removed. ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन ether फॉर्मेशन जो है इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि हम इससे कोई भी मतलब रिक्वायर्ड ईथर जो है उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, रिक्वायर्ड ईथर का फॉर्मेशन जो है वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमें एक ऑक्सीजन ईथर में ऑक्सीजन पर एक एल्किल ग्रुप जो वो 3 डिग्री लाना है, वन टाइप ऑफ एल्किल ग्रुप टेक 3 डिग्री। इन दैट कंडीशन एल्किल हैलाइड 3 डिग्री एल्किल हैलाइड आर नॉट टेकन इन दैट कंडीशन, so 3 degree alkoxide sodium alkoxide are take place in this reaction। देखिए यहाँ पर सीधी बात यह है कि हमें यदि 3 डिग्री एल्किल ग्रुप लेकर के आना है तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जो है वो रिएक्शन में हम नहीं लेंगे, क्योंकि वह 3 डिग्री एल्किल हैलाइड यदि हम लेते हैं तो उस कंडीशन में एल्किन आर फॉर्म, वो आप बाद में देखेंगे। तो इसके लिए हम रिएक्शन जो है उसमें हम 3 डिग्री सोडियम एल्कोक्साइड जो है वो लेते हैं। सोडियम एल्कोक्साइड जो है 3 डिग्री लेते हैं, ये नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। तो इसके पीछे जो रीजन है वो मैं आपको नेक्स्ट रिएक्शन में बताऊंगा। हमें रिक्वायर्ड जो भी चाहिए वो हम इस रिएक्शन के थ्रू बना सकते हैं, इसलिए यह रिएक्शन जो है वो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। CH2O CH3 ये हमारा ईथर बन गया प्लस एंड ए we got required ether in that reaction, so Williams and ether formation method are most important for formation of ether। ठीक है, अभी यदि हम अदर कंडीशन लेते हैं, ये एल्किल ग्रुप जो 3 डिग्री में लेकर के ये एल्किल ग्रुप 3 डिग्री ले ले तो फिर क्या होगा। मान लीजिए हमने ये ले लिया एल्किल हैलाइड जो है, एल्किल हैलाइड जो वो 3 डिग्री ले लिया हमने, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ले लिया, ये ले लिया प्लस सोडियम एल्कोक्साइड जो है 1 डिग्री ले लिया। In that condition, ether are not formed, ether are not formed, and alkene, alcohol and NH are formed। देखिए इस कंडीशन में ये फॉर्मेशन होगा रीअरेंज के थ्रू HX जो वो इजीली निकल जाएगा और NH निकल जाएगा, यहाँ पर HX मिल जाएगा। तो ये होगा आपका NaH प्लस CH3 CH2 3 डिग्री सोडियम एल्कोक्साइड लेते हैं तो रिएक्शन इजीली हो जाती है, लेकिन 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लेते हैं तो इन दैट कंडीशन एल्किल आर फॉर्म्ड बिकॉज 3 डिग्री एल्किल हैलाइड आर अनस्टेबल एंड फॉर्म एथीन एंड गिव एथीन सोडियम हैलाइड एंड एथेनॉल। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए इसमें इस प्रकार से क्या कुछ कोई प्रॉब्लम हो तो आप बाद में पूछ सकते हो। ऐसा इसलिए हुआ, ये लेते हैं तो हम रिक्वायर्ड जो भी चाहिए हम बना सकते हैं सोडियम एल्कोक्साइड प्लस एल्किल हैलाइड लेकर के, लेकिन बिकॉज व्हेन वी फॉर्म 3 डिग्री ether then 3 degree alkyl halide are not take place in that reaction, but 3 degree sodium alkoxide are possible in that reaction and form 3 degree ether। ठीक है, तो यह आप थोड़ा सा ध्यान दे लें इस पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
सेकेंड रिएक्शन हो गई हमारे पास। थर्ड रिएक्शन देखते हैं। थर्ड रिएक्शन डिहाइड्रेशन थ्रू एल्यूमिना करवा दिया, विलियमसन करवा दिया। अब हम करवाते हैं फ्रॉम ethanol and dry Ag2, dry silver oxide. Ethanol react with dry Ag2 silver oxide. We also write silver oxide in that form. And second mole of ethanol also react with silver oxide. इसके लिए हम फ्रॉम एल्किल हैलाइड वो हम ले लेते हैं एथिल हैलाइड जो है उसके साथ रिएक्शन करवाएंगे। आप थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना पड़ेगा आपको। एथिल हैलाइड के थ्रू हम रिएक्शन करवाएंगे एंड ड्राई Ag2, तो AgX आर रिमूव एंड इथर आर फॉर्म। C2H5O C2H5 plus 2Ag। थर्ड मेथड जो होगा उसमें थोड़ा सा आपको करेक्शन करना पड़ेगा। मैंने जल्दबाजी में आपको एथिल हैलाइड की जगह एथेनॉल लिखवा दिया। फ्रॉम एथिल हैलाइड एंड ड्राई Ag2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे एथिल हैलाइड की, तो 2 मोल ऑफ एथिल हैलाइड रिएक्ट विद सिल्वर ऑक्साइड एंड फॉर्म डाइएथिल ईथर प्लस 2AgX। तो ये एक थर्ड मेथड थे आपके पास, रिवर्स करके भी आप वीडियो को देख सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, ये मेथड ऑफ फॉर्मेशन हो गई। ये थे हमारे पास मेथड ऑफ फॉर्मेशन। नेक्स्ट ये थी मेथड ऑफ फॉर्मेशन। मेथड ऑफ फॉर्मेशन कंप्लीटली हम देख चुके हैं। उसके बाद हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। It is colorless, volatile, sweet, odor, liquid। ध्यान रखिए ये है कलरलेस, वोलेटाइल, स्वीट ओडोर लिक्विड है। ठीक है, कलरलेस, वोलेटाइल, स्वीट ओडोर लिक्विड है। नॉट सॉल्युबल इन वाटर बट soluble in benzene, alcohol, aldehyde, etc. Other hand organic solvent। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इट्स 50R। किसके लिए देख रहे हैं हम? डाइएथिल ईथर। ठीक है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी लिए? डाइएथिल ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज में इट्स बॉइलिंग पॉइंट आर 307 पहले 4.6 केल्विन, 307.6 केल्विन। ठीक है,
it is fastly burn in air। एयर के अंदर ये है जल्दी शार्प करेगा, ठीक है, बिकॉज इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड है इस कारण से एयर में फास्टली ये क्या करेगा, जलेगा, आग पकड़ेगा, ठीक है। तो इसका भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इट इज फास्टली बर्न इन एयर। नेक्स्ट जो है फिजिकल प्रॉपर्टी जो है इसके हम देखें। इट इज लाइट वेट, compared to water, ठीक है। It creates unconscious so it used in operations or in hospitals, ठीक है, हॉस्पिटल्स में भी यूज किया जाता है। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, बता दो। इट इज कलरलेस, वोलेटाइल, स्वीट ऑडियो, लिक्विड, नॉट सॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन बेंजीन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, एटसेट्रा। Its boiling point are 307.6 Kelvin. It is fastly burned in air. It is light weighted compared to water and flow on water. It creates unconsciousness, so it used in hospitals operations। तो ये सब चीजें जो हम आपने देखी फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम वो नेक्स्ट जो है वो देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। स्ट्रक्चर ऑफ एफ फंक्शनल ग्रुप की स्ट्रक्चर जो है वो देखते हैं वो कैसी है। ऑक्सीजन हैव 2 lone pair in ether, bond angle are more than water because big alkyl group have steric effect, bond angle में है। वाटर के कंपेयर में बॉन्ड एंगल जो है वो इसका ज्यादा होता है। इसका रीजन क्या है कि इसमें बड़े इलेक्ट्रॉनों की प्रेजेंस होती है। ऑक्सीजन जो है उस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इट कैलकुलेट बाय दैट फॉर्मूला lone pair plus sigma 1 is equal to 2sp3 sp2 4sp3, ठीक है। इसके थ्रू आप इसमें बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर थी इसकी कंक्लूजन। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं।
केमिकल रिएक्शंस और केमिकल प्रॉपर्टीज।